हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 2 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती बनाई जाती है, तो इस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आज हैं। और हमारे जो फॉर्मर सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इनकी भी आज पुण्यतिथि है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1869 को आज ही के दिन पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 151st एनिवर्सरी है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 1904 में 2 अक्टूबर को हुआ था। और इन्होंने जो था फेमस एक जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया है। इसके अलावा जो वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसको भी प्रमोट किया है। प्लानिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। और 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे आपको पता है एक फैमिन जैसी सिचुएशन कंट्री में हो गई थी, अकाल जैसी स्थिति ना। तो इन्होंने बोला था कि हर एक दिन के लिए मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या रखे, फास्ट रखे, है ना। तो ये चीज़ भी इनके द्वारा बोली गई थी। तो अभी हम जो न्यूज़ है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ इकोनॉमी पेज पे देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI इन सितंबर एट हाईएस्ट सिंस जनवरी 2012 ऑन फास्टर राइज इन न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये अगर आपके सामने एज इट इज़ स्टेटमेंट उठा के दे दी जाए कि जो PMI है वो क्या है, हाईएस्ट पे है जनवरी 2012 से, तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारी इकोनॉमी में मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है या फिर उसमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो देखो PMI क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये वैसे दो के लिए होता है, एक सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, दूसरा होता है सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है, तो इनकी जो है अलग अलग सेपरेट रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट करके कंपोजिट एक इंडेक्स तैयार की जाती है इसको कंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, तो तब दोनों ही का ही ऐड होता है। तो यहाँ पे अभी हम मैन्युफैक्चरिंग PMI की बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट था। अब ये क्या होता है, अगर ये इसके हम ये इससे पता क्या चलता है, मतलब देखो, क्योंकि अभी अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है, कल 1 अक्टूबर था, तो महीने का जो स्टार्टिंग वाली जो डेट होती है ना, तो इसी में रिलीज़ होता है हर मंथ की। ठीक है, तो ये क्यों होता है रिलीज़, क्योंकि ये एक इंडिकेटर होता है बिजनेस एक्टिविटी का। बिजनेस एक्टिविटी का क्या होता है, इंडिकेटर, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जब मतलब कोई इन्वेस्टर होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखता है, तो उसके लिए वो अब इंडस्ट्रियल जो आउटपुट्स हैं या फिर जो GDP ग्रोथ रेट है, तो वो सब का तो वेट नहीं कर सकता ना, ये सब बाद में आते हैं। तो इस वजह से वो इसी को देखते हुए PMI जो है इसको देखते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है वो। ठीक है, कोई कंपनी हो, कोई इन्वेस्टर्स हो। अब इसमें अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में क्या होता है कि ये 0 से 100 के बीच में होता है, 0 से 100। तो अगर PMI अबव 50 है, ठीक है, PMI क्या है, अबव 50 है, तो दैट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर PMI अंडर 50 है तो डैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर 50 है तो क्या है, कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज ये इंडिकेट करता है। और अगर प्रीवियस मंथ की जो PMI हायर है, ठीक है, करंट मंथ की PMI से, तो ये क्या रिपोर्ट करेगा कि जो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो अभी कितना है, 56.8। ठीक है, द हेडलाइन सीजनली एडजस्टेड PMI इन सितंबर, इट रोज फ्रॉम 52.0 इन अगस्त, सिग्नलिंग बैक टू बैक इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ ऑफ द सेक्टर। तो ये हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये बोल रहे हैं ना, काफ़ी तेज़ी से। एंड सेल्स एंड इनपुट स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस आ रहा है, आउटपुट प्राइस रोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 मंथ। तो ये है। तो PMI का याद रखना कि हर महीने रिलीज़ होती है और एक तरह से ये क्या इंडिकेशन होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का कंसेप्ट याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, व्हाट अनलॉक 5.0 मीन्स फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ठीक है, तो अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अलावा ये बोला गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, DGCA, इन्होंने एक्सटेंड किया है बैन को अक्टूबर 31 तक, कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स है वो नहीं चलेंगी। लेकिन क्या है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके साथ हमने क्या किया हुआ है, एयर बबल अरेंजमेंट्स किया हुआ है। तो 15 कंट्रीज़ ऐसी हैं, तो यहाँ पे जो है आप ट्रैवल कर सकते हो। US, UK, कनाडा, UAE, कतर, नाइजीरिया, मालदीव, केन्या, जापान, इराक, जर्मनी, फ्रांस, भूटान, बहरीन, यस, अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। वंदे भारत मिशन के तहत भी जो है ऑपरेट हो रही है फ़्लाइट्स, जो लोगों को क्या ला रही हैं, अपने कंट्रीज़ में ला रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आर वीज़ा बीइंग इशूड फॉर दीज इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, तो वीज़ा भी इशू होने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कैटेगरी D वीज़ा जो है वो मिलता है जो यूरोप के शेंजन रीजन के होते हैं लोग, है ना, ये केवल उन इंडिविजुअल को मिलेगा
कैटेगरी डी वाला जो स्टडी करते हैं या वर्क पर्पस से है या फिर वो परमानेंटली वहाँ के रह रहे हैं ना। और जो जर्मनी एस्टोनिया आर अलोंग कैटेगरी सी वीज़ा, तो सी वीज़ा जो है वो शॉर्ट विजिट्स के लिए ही अप्लाई होता है। देन बायो-ई ICMR डेवलप एंटीसेरा फॉर कोविड ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, ठीक है। तो हैदराबाद बेस्ड जो वैक्सीन मेकर है बायोलॉजिकल ई, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था ICMR के साथ मिलकर, ICMR एंड बायोलॉजिकल ई, ठीक है। तो इन्होंने क्या डेवलप किया है, हाईली प्योरीफाइड एंटीसेरा दैट कैन बी यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अब ये एंटीसेरा क्या है, ये ब्लड सेरा है दैट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक वायरल टॉक्सिन और एंटीजन एंड आर इंजेक्टेड, ठीक है। तो ये कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें इंजेक्ट की जाती है ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनका प्रिवेंशन हो सके ऑफ द डिजीज़ एसोसिएटेड विद दैट वायरस, ठीक है। वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट जो है ऑटो सेल्स एंड फास्ट लेन ऑन राइजिंग रूरल डिमांड। तो ये ऑटो सेल्स जो है काफ़ी तेज़ी से डिमांड इसकी बढ़ रही है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं अब ख़रीद रहे हैं, लोग कोविड-19 की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको अवॉइड कर रहे हैं ना, इस वजह से वो अपना सेपरेट जो व्हीकल है वो ख़रीद रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो और जैसे मारुति सुजुकी। तो ये डिमांड जो है राइज़ हो रही है ऑटो सेक्टर के लिए, गुड न्यूज़ है। देन नेक्स्ट है बेलारूस एक्टिविस्ट ईरानियन राइट्स लॉयर अमंग विनर्स ऑफ अल्टरनेटिव नोबल। तो ये अल्टरनेटिव नोबल किसे बोलते हैं, पहले तो ये देख लो, अल्टरनेटिव नोबल किसे बोलते हैं, राइट लिवलीहुड अवार्ड को, ठीक है, राइट लिवलीहुड अवार्ड को। एंड इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव नोबल। तो ये किसको मिला है, टुगेदर विद एक्टिविस्ट फ्रॉम निकारागुआ एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो एलिस बियालिस्टस्की एंड नसरीन स्टॉडू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दोनों नाम इससे फैमिलियर हो सकते हो नामों से। तो इनको मिला है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन राइट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था, एम्पावर सिविल सोसाइटी, है ना, ये सब चीज़ें किए। एंड इनको जो था बायलेट्स्की को नॉमिनेट भी किया गया था नोबल पीस प्राइज़ के लिए 2012 में। और इनको काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। 1000 ऑफ बेलारूसियन जो अरेस्ट हो गए थे, है ना, तो उसको उन्होंने क्या किया था, मतलब चैलेंज किया था, है ना। हिज ग्रुप हैज़ प्रोवाइडेड लीगल असिस्टेंट दी थी उनको, हेल्प किया था। एंड क्रिएटेड, ये जो अवार्ड है 1980 में क्रिएट किया गया था, ठीक है, 1980 में क्रिएट किया गया था अवार्ड, लिवलीहुड अवार्ड। और ये क्या है, फर्स्ट द प्राइज फाउंडर स्वीडिश जर्मन फिलान्थ्रोपिस्ट जैकब वन उक्सकुल, ठीक है, फेल्ट वर बीइंग इग्नोर्ड बाय द नोबेल प्राइज। तो ये तब से ये दिया जाने लगा। एंड द फाउंडेशन ऑल्सो गेव इट्स 2020 अवार्ड टू मिल्टन डेलावेयर बॉर्न US सिविल राइट्स लॉयर ब्राइन स्टीवसन 60, ठीक है। तो इनको ये दिया गया था। इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें रिफॉर्म लाए थे और एडवांस रेशियल रिकन्सिलिएशन भी जो किया था। तो बस इसमें यही याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। नोग्रोनो काराबाग, ठीक है। नोगोर्नो जो काराबाग है ये आपको पता है डिस्प्यूटेड रीजन है। इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ है कि कब कहाँ पे लड़ाई थी, तो वो मैं आपके साथ हम देख लेंगे, ठीक है। आर्मेनिया और अज़रबैजानी फोर्सेस के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं। EU बिगिंस लीगल एक्शन ओवर UK's ब्रेक्जिट प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल एक्शन लेने हैं और 30 दिन का जो है टाइम दिया है ब्रिटेन को EU ने। अब यहाँ पे क्या है, द आयरिश प्रॉब्लम क्या है, एट द हार्ट ऑफ दिस डिस्प्यूट बिटवीन ब्रसेल्स एंड लंदन ओवर ब्रिटेन्स ब्रेक्जिट लेजिस्लेशन आर पार्ट्स ऑफ द विड्रॉल एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हार्ड बॉर्डर किसके बीच में है, मतलब नहीं हो सकता है क्रिएशन ऑफ हार्ड बॉर्डर किसके बीच में, जो एक तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और आयरलैंड जो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है विच इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, एंड आयरलैंड विच विल रिमेन इन द यूरोपियन यूनियन। So there are currently no border controls between the two, allowing for the free movement of goods and people। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये मैं बता देती हूँ आपको ठीक से कि क्या है ये हार्ड बॉर्डर का कंसेप्ट, ठीक है। ये तो दिख गया ना हमें, नोग्रोनो काराबाग, ठीक है, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में यहाँ पे एक क्लैश हो रहा है। तो अब देखो प्रॉब्लम जो है इसकी क्या है, आयरलैंड की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री दैट इज़ एन EU मेंबर, ठीक है। ये जो कंट्री है, देखो ये कंट्री है, ये इंडिपेंडेंट मेंबर है EU का। और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड ये पार्ट है, ये किसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ड्यू द शीर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉम्प्लिकेटेड कल्चर टाइज बिटवीन द टू आयरलैंड्स डिसरप्टिंग द ओपन बॉर्डर इज सोशली एंड इकोनॉमिकली रिस्की, ठीक है। अब जैसे जो ब्रेक्जिट अगर हो जाता है
तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉर्डर कंट्रोल हो जाएगा बिटवीन यूके एंड ईयू, ठीक है। अब यहाँ पे इसी वजह से ये बोला जा रहा है कि एक तरह से अब जब यहाँ पे स्ट्रिंजेंट रूल्स हो जाएंगे तो यहाँ पे तो एक हार्ड बॉर्डर डेवलप हो जाएगा ना इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि ये तो ईयू का पार्ट है, आयरलैंड ईयू का पार्ट है, लेकिन ये ब्रेग्जिट के अंतर्गत ये आएगा, तो ये क्या है, इसको यहाँ पे हार्ड बॉर्डर मतलब ये डेवलप हो जाएगा। तो इससे दोनों देशों के बीच में क्या होंगे, मतलब एक ट्रीटी है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो था 1998 का, तो उसका क्या हो जाएगा, वायलेशन होगा, है ना। पहले भी ये हुआ था, उसमें ब्लड शेड काफ़ी ज़्यादा हमने डिकेड तक देखा था। एंड यूके, यू एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आर प्रिंसिपली अगेंस्ट हार्ड बॉर्डर्स बिटवीन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। तो ये अगेंस्ट ही हैं इसके। बट अ सॉफ्ट और ओपन बॉर्डर बिटवीन टू आयरलैंड्स वुड मीन सम बॉर्डर कंट्रोल हैज़ टू बी प्लेस बिटवीन नॉर्थ एंड आयरलैंड एंड रेस्ट ऑफ द यूके, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो मतलब इन्होंने यहाँ पे जो इनकी न्यूज़ ट्रीटी थी, तो उसमें ये जो यही चीज़ें बोली गई थी कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ब्रेग्जिट के बाद भी ईयू के जो कुछ रूल्स होंगे उनको मानेगा, है ना। और नॉर्दर्न आयरलैंड क्या करेगा, यूके की कस्टम जो बॉर्डर है उसी के अंतर्गत वो आएगा, बट वो ईयू के कुछ जो मतलब वहाँ का जो एक सिंगल मार्केट सिस्टम है वहाँ पे वो एंटर कर सकता है। और जो यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो हर 4 साल में क्या कर सकते, ये तय करेंगे कि उनको ईयू के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये उनको अथॉरिटी दी गई है। अब ये अर्मेनिया वर्सेस अज़रबैजान ओल्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्टेड नेबर्स, ठीक है। तो ये लोकेशन देख लो, अर्मेनिया की जो राजधानी है वो येरेवान है, अज़रबैजान की बाकू है, और ये नोग्रोनो काराबाख रीजन है। और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जॉर्जिया है, नॉर्थ में रशिया, इधर टर्की है, इधर ईरान है, ठीक है। अब जो टर्की है वो सपोर्ट करता है किसको, अज़रबैजान को, और जो यहाँ पे रशिया है वो किसको सपोर्ट करता है, अर्मेनिया को, ठीक है। लेकिन इस बार अभी जो रशिया है वो उसमें न्यूट्रल व्यू रख रहा है और न्यूट्रल ही स्टेटमेंट भी दे रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज़ नोग्रोनो काराबाख, तो स्टैंडिंग वेस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, नोग्रोनो काराबाख इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अज़रबैजान, ठीक है। तो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो अज़रबैजान के द्वारा इसको रिकग्नाइज किया गया है, बट मोस्ट ऑफ द रीजन इज़ कंट्रोल्ड बाय अर्मेनियन सेपरेटिस्ट, तो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट के द्वारा ये कंट्रोल होता है। और ये जो था नोग्रोनो काराबाख हैज़ बीन पार्ट ऑफ अज़रबैजानी टेरिटरी सिंस द सोवियत एरा, लेकिन जब सोवियत एरा जो था कोलैप्स में था लेट 1980s के टाइम पे, सो अर्मेनियन जो रीजनल पार्लियामेंट थी उन्होंने इसमें वोट किया फॉर द रीजन्स ट्रांसफर टू अर्मेनिया। द सोवियत अथॉरिटीज़ टर्न डाउन द डिमांड, देन काफ़ी सारे क्लैशेस होते गए अज़रबैजान फोर्सेस और अर्मेनियन सेपरेटिस्ट के बीच में। फिर 1990s में एक इतना ज़्यादा वायलेंस इरप्ट हुआ कि दोनों ही जगह से जो थे 10 to 1000 डेड हो गए थे एंड डिस्प्लेसिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। 1994 में फिर रशिया ने सीज़ फायर इनके बीच में करवाया, और उसके बाद जो अर्मेनियंस थे उन्होंने जो था कंट्रोल इस टेरिटरी का ले लिया, ठीक है। अब नोग्रोनो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट ये क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया है जो सेपरेटिस्ट अर्मेनियंस है। अब इसमें यहाँ पे यही बोला है कि आर्मेनियन गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है नोग्रोनो काराबाख को एज इंडिपेंडेंट, लेकिन वो फिर भी पॉलिटिकली और मिलिट्री रूप से वहाँ पे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब 1994 की जो पीस डील थी, द रीजन हैज़ बीन मार्क्ड बाय रेगुलर एक्सचेंजेस ऑन फायर, ठीक है। और 2016 में 4 दिन तक जो वॉर चला था तो उसमें भी रशिया ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि यहाँ पे पीस इंश्योर हो सके। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन था सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE, ठीक है, मिन्स्क ग्रुप इसको बोलते हैं, तो ये चेयर्ड किया गया था रशिया, फ्रांस और US के द्वारा। तो इन्होंने भी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में पीस एग्रीमेंट की बातचीतें काफ़ी सालों तक करते गए थे। अभी जो फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यही बोला जा रहा है कि अज़रबैजानी ने मतलब बोला जो आर्मेनियन थे कि हमारे जो सिविलियंस थे इसमें किल हुए सितंबर 27 को, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आपके जो हेलीकॉप्टर है और ये सब चीज़ें हैं तो उन पे अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, व्हाट आर द स्टेक्स फॉर रशिया एंड अदर कंट्रीज़। तो देखो अज़रबैजानी जो है वो क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है, तो टर्की भी जो है वो इसको सपोर्ट करता है, और क्रिश्चियन मेजॉरिटी अर्मेनिया फॉर नॉट रिजॉल्विंग द इशू थ्रू पीसफुल नेगोशिएशन, ठीक है। और टर्की ने जो है अनकंडीशनल सपोर्ट भी अज़रबैजान को दिया है, और इसके अलावा पाकिस्तान भी अनकंडीशनल सपोर्ट ही अपना अज़रबैजान को दे रहा है। एंड रशिया
एंड टर्की ऑल्सो बैक अपोजिट साइड्स इन द सिविल वॉर्स, ठीक है। अब वो वहाँ पे भी अपोजिट साइड में ही हैं, चाहे हम सीरिया में देखें या फिर लीबिया में देखें। टर्की सपोर्ट फॉर अजरबैजान, तो ये यही चीज़ बोली गई है यहाँ पे कि रशिया रोल इज़ समवट ओपेक, रशिया का जो रोल है इतना ज़्यादा वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दोनों ही कंट्रीज़ को एक तरह से आर्म्स वगैरह सप्लाई करता है। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत। ये मुझे बताना कब फॉर्म हुआ था, ठीक है, मैंने बताया अपनी न्यूज़ में बहुत बार। देन तो ये है, अभी जो अर्मेनियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की है, रिक्वेस्ट ECHR को, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को, फॉर इंटरिम मेजर व्हेन देयर इज़ एन इमिनेंट रिस्क ऑफ इररिपरेबल हार्म, ठीक है। तो ये है, शुड यू बाय अ हाउस नाउ, तो इफ़ यू हैव मनी और इफ़ यू हैव अ जॉब तो आप घर खरीद सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। अभी इट्स अ बेस्ट टाइम टू बाय अ हाउस। GRSC फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन, तो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ICGS कनकलता बरुआ, ठीक है। तो कनकलता बरुआ के बारे में हमने ये देखा था कि शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, 19 ईयर ओल्ड फ्रीडम फाइटर थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने जो प्राणों की आहुति थी वो दे दी थी। इंडियन नेशनल फ्लैग इन्होंने अपना होल्ड किया था मरते दम तक, जब गोली भी चल गई थी, ताकि वो नीचे ना गिर पाए और ज़मीन से टच ना हो, है ना। तो यहाँ पे इन्हीं की वजह से इनका नाम जो है क्या रखा है, ICGS कनकलता बरुआ। और क्या है ये, 5 फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये कमीशन हो गए हैं। और किसने इसे बनाया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC कोलकाता ने, ठीक है। कहीं आपको मतलब दे दें कि गोवा शिपयार्ड ये नहीं है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन द सीरीज ऑफ 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। अब 5 फास्ट जो पेट्रोल वेसल है, ठीक है, वो क्या होता है, ये मीडियम रेंज के सरफेस वेसल होता है विद अ लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड विथ ऑफ 7.5, ठीक है। और GRSC a mini Ratna category 1 company and a leading shipyard delivered the vessel of the Indian Coast Guard on June 9 and taking the organization delivery count to 100 warship, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे जो है हम आर्मी अपग्रेड कर रही है कम्युनिकेशन नेटवर्क को फॉर फॉरवर्ड एरियाज़। तो यहाँ पे जो सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर है, यानी कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए एक जो है वेस्टर्न बॉर्डर से भी जो कम्युनिकेशन हो सके, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड माइक्रोवेव रेडियो एंड सैटेलाइट जो है यूज़ की जाएंगी एज अ कम्युनिकेशन मीडिया, ओके। नेक्स्ट जो है, सेडिशन केसेस अप इन 2019 बट कन्विक्शन एट ऑल टाइम लो। तो ये चीज़ बोली गई है कि जो सेडिशन केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन कन्विक्शन जो था 3% ही रिजल्ट में मतलब ये आया, ठीक है। अब सबसे मेन जो यहाँ पे बोला गया, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की एक कैटेगरी है जिसमें काफ़ी सारे जो केसेस होते हैं वो उसमें फील्ड किए जाते हैं, जैसे कि UAPA, ठीक है, UAPA। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, जो स्टेट्स के अगेंस्ट में जो अपराध होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या केसेस होते हैं, किसके तहत केसेस फील्ड किए जाते हैं, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट and the damage to property act and OSA official secretive act and under IPC section 124A sedition, ठीक है। एंड 121 में क्या है, वेगिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। 122 में क्या है, कलेक्टिंग आर्म्स विद इन द with the intention of waging war against the government of India। and 123 में क्या है, concealing with intent to facilitate design to wage war। and 153B में imputations assertion and prejudicial to national integration, ठीक है। तो इसके तहत ये है। अब कर्नाटका में काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले सेडिशन के। इसके अलावा जो UAPA के तहत केसेस थे वो सबसे ज़्यादा मणिपुर में दर्ज किए गए। OSA के भी दर्ज किए गए थे 2019 में काफ़ी केसेस। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताना किसकी स्थापना कब हुई थी, नहीं तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। मॉडल इज पॉलिटिकल, द वॉर विद इन अमेरिका इन गांधीज फ्रीडम। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हाईजैकिंग द हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी से रिलेटेड है, हार्मसविल एंड ऑल। एंड इन द मिरर ऑफ हाथरस, ठीक है। तो हाथरस में जो रेप गैंग रेप हुआ था तो उससे रिलेटेड है, इसके मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से पढ़ेंगे। बोरो टू स्पेंड, तो ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सरकार को जो अपनी उनकी मतलब
अपेक्षा से ज़्यादा यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। उनकी जो मतलब एक्सपेंडिचर है वो अभी नहीं कर पा रहे इतना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पहले उधार लेने की आवश्यकता होगी, तभी वो क्या कर सकते हैं, कुछ कर पाएंगे। तो वो बोरो ज़्यादा करना होगा, बोरो टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पहले बोरो करना होगा, लेकिन बोरो भी ज़्यादा करना होगा। क्वाड मीटिंग टू फोकस ऑन ग्लोबल ऑर्डर आफ्टर कोविड, ठीक है। तो क्वाड में जो सेकंड मीटिंग होगी है क्वाड ग्रुप की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस की, 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को बायलैटरल कंसल्टेशन भी होगा जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, एंड 2 मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस बायलैटरल रीजनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी है। ये एक और चीज़ यूपी के कौन सी जगह पे ये हुई है, लखनऊ में, 2 अरेस्टेड माइनर इन कस्टडी, पुलिस से फैमिली एमिनिटी मर्डर मोटिव, तो ब्रिक से मतलब किया गया। इंडिया टू प्रोवाइड डेट सर्विस रिलीफ टू म्यांमार, ठीक है। तो हम जो है म्यांमार को $1.4 बिलियन का क्या दे रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो पैंडमिक से चैलेंज आए हैं उसके बावजूद भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और सितवे जो पोर्ट है वो उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे हम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एंड विद रिस्पेक्ट टू 69 ब्रिजेस ऑन द ट्राइलेटरल हाईवेज, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है पुलिस का कि फॉरेंसिक रिपोर्ट शोज टीन वाज नॉट रेप्ड, है ना, और एचसी स्टेप्स इन आस्क ऑफिशियल टू एक्सप्लेन, कि मतलब इतनी जल्दी आपने बिना कंसेंट के उसको कैसे क्रिमेट कर दिया, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, क्रिमेशन जो रिचुअल था वो कर दिया बिना उसके प्रेजेंस के। तो यहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है वहाँ पे जा रहे थे तो इनको रोक लिया, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वाई गवर्नमेंट इज हेजिटेंट टू स्पेंड, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ नॉट कन्विंस्ड अबाउट द नीड फॉर लार्ज फिजिकल स्टिमुलस। पॉलिसी एडवाइज़र का ये कहना है कि जो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड शॉक लगा है, नीड्स अ काउंटर साइक्लिकल रिस्पॉन्स एंड ओनली लार्ज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, यही क्या कर सकती है, रिकवरी कर सकती है। अगर आप लार्ज लेवल पे आप स्पेंडिंग करोगे, जब तक जो प्राइवेट सेक्टर में डिमांड जो है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है, तो तब तक सरकार को ही स्पेंड करना होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में ये बोला है कि उनको क्या करना चाहिए, टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन देना चाहिए टू एम्प्लॉयर्स ऑन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, जो भी मतलब वर्किंग आवर से रिलेटेड और जो पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, तो इसके तहत उनको क्या करना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि राइट टू लाइफ जो हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो उसको क्या करता है, इंश्योर करता है। तो ये हर वर्कर्स को मिलना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम है, सोशल इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सोशल फ्रीडम है ना, तो ये सब चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये वर्कर के से ही रिलेटेड है आर्टिकल्स। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, एडिटोरियल ही हैं। वॉर विद इन अमेरिका, ठीक है। तो ये बैटल ओवर जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग, अभी क्या है, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के इशू को लेकर भी अमेरिका और जो मतलब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनके जो राइवल है जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद चला था, ठीक है। अब ये बोला गया है कि टू माई माइंड डेमोक्रेट्स एंड देयर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैव अ क्लियर ऑप्शन दैट डोमिनेट्स ऑल अदर, गो न्यूक्लियर, कि ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे मतलब ऐसा लगता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और जिनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो इनको क्या मिली है, मेजॉरिटी मिली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है इनका सीनेट में, ठीक है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यूएस सीनेट हैज़ अ रिपब्लिकन मेजॉरिटी विद द पार्टीज लीडर डोनाल्ड ट्रंप इन द वाइट हाउस। तो ये क्या हो सकता है यहाँ से कि जो आरबीजी है विद अ कंजर्वेटिव जज बिफोर द इलेक्शन, तो यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे क्या किया कि एक जो जज था उसको अपॉइंट कर लिया, ठीक है, और उनका नाम क्या, एमी कॉनवे बैरेट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा कंजर्वेटिव इसमें आती हैं। अब ये इन्होंने अपनी मर्जी से ये जज को अपॉइंटमेंट इनका किया है, तो ये सीधा सीधा क्या करेगा, एक तरह से जो इलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें जो जजमेंट आएगी तो उसको भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये इन्हीं की पार्टी से रिलेटेड है और उसी के संबंध में क्या कर सकती है, अपने जजमेंट दे सकती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि द डेमोक्रेट्स हैव द कार्ड स्टैक्ड अगेंस्ट देम
सिंस द बॉडीज दैट कैन मेक दिस हैपन द सीनेट एंड द वाइट हाउस आर करेंटली रिपब्लिकन कंट्रोल्ड, है ना। सीनेट और दोनों ही वाइट हाउस जो है वो रिपब्लिकन के कंट्रोल में ही है, और ये सारा जो है इस इलेक्शन प्रोस्पेक्ट में पूरा चेंज ला सकता है। अब मेटिकुलसली प्लान्ड उमा टुक ओनस, ये तो हाँ, जस्टिस लिब्रहान कमेटी जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से रिलेटेड थी। एंड इन द मिरर ऑफ हाथरस, तो इससे देख लेते हैं। अब यही लिखा हुआ है कि पीपल हु डाइड ऑफ द प्लेग, है ना, कि जो लोग प्लेग या फिर जो कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे अगर जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से लोग की जान जा रही है, तो तब पुलिस बोल रही है कि आपकी हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है क्रिमेशन कर रहे हैं और आप अलाउड नहीं हो। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात थी, है ना। यहाँ पे क्या था, वेंसडे नाइट को व्हेन इमेजेस स्ट्रीम्स इन ऑन सोशल मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स ऑफ अ सोबिंग मदर, मतलब उसकी जो मदर फादर सभी बोल रहे थे कि हमारे कंसेंट के बिना ये क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सीधा कर दिया, है ना, अंतिम संस्कार। एंड हाथरस बिंग डिनाइड हर यंग डॉटर्स बॉडी फॉलोड बाय द इमेजेस ऑफ पुलिस पर्सनल। तो यही चीज़ है कि इतना ज़्यादा मतलब फुल फोर्स के साथ उनके घर में लगे हुए हैं पुलिस वाले, और जो फ़ोटो दिख रही है इस टाइप की, है ना। तो एक तरह से ये बोला गया कि इट वॉज़ अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम व्हेन इन दिस कंट्री अ पर्सन रिलीगेटेड। अच्छा, आपने बोला था कि इंग्लिश में मैं ना बोलूँ, तो आई विल अवॉइड इंग्लिश को अवॉइड करके यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं कि उस समय की ये याद दिलाता है कि जब इस देश में एक व्यक्ति को मतलब अवैज्ञानिक तरीके से और जो अमानवीय जो जाति व्यवस्था थी, तो उसके माध्यम से क्या करते थे, उत्पीड़कों के द्वारा एक मतलब उनको क्या बोलते थे, एक मान्यता दी गई थी कि कास्ट सिस्टम में ये अछूत है ना। तो दे कुड बी ट्रीटेड एज वर्स देन एनिमल्स आर, कि जानवरों से भी ज़्यादा जो बदतर इनको ट्रीट किया जा सकता है विद सोशल एंड लीगल इम्प्यूनिटी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जाती थी। एंड यंग वुमेन जो 19 साल की जो महिला थी, वो वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और उनके काफ़ी सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो ये सारे चीज़ जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, जो हमारे आर्टिकल 14 में मेंशन है, तो ये सबसे उनको वंचित रखा गया। एंड शी मे हैव हैड अ बेटर चांस ऑफ जस्टिस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये बोला गया है कि ब्रिटिश इंडिया में ही जो इनके पास ज़्यादा चांसेस थे, इनको क्या पता जस्टिस मिल जाता, है ना, क्योंकि उस टाइम पे सारे इंडियंस को अनइक्वल ही कंसीडर करते थे जो ब्रिटिशर्स थे। तो ये चीज़ है। एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट सॉ द अनफॉरगिवेबल फोर्स्ड, मतलब इतने सारे हॉरिफाइंग चीज़ें होने के बाद जो था मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना था। अभी जैसे पुलिस वालों ने तो साफ साफ बोल दिया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मतलब रेप नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनकी मदर ने डिस्क्राइब किया कि शी हैड फाउंड द बॉडी ऑफ हर डॉटर ऑन September 14, ठीक है, एंड शी वॉज लाइंग नेकेड विद हर टंग protruding from her mouth, her eyes were bulging out and she was bleeding from her mouth, her neck, and there was a blood near her eyes, and I also noticed bleeding from her vagina, and I quickly covered her with the pallu of my sari and started screaming। ठीक है, तो ये सब बातें झूठ नहीं हो सकती हैं यहाँ पे, और ये साफ साफ मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि ये पुलिस वाले जो हैं, और ताकि और जो रोष है जो लोगों में वो ना भड़के, है ना, उनको और प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये सारे डिसगाइज मतलब ये किया जा रहा है। और जो ब्रदर था उसका, तो वो भी ले गया था पुलिस के पास, तो पुलिस ने उस टाइम पे बोल दिया था कि जस्ट टेक हर फ्रॉम हेयर, है ना, कि यहाँ पे उसको मत करे। फिर इलाज चला, और रिपोर्ट में ये बोला कि वो जो थी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया उसका, एंड द विक्टिम वाज सफरिंग फ्रॉम क्वाड्रिप्लेजिया, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो 4 लिम्स है वहाँ पे कंप्लीट पैरालिसिस हो गया है ना। उसके बाद अभी भी यही बोल रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हुई। एंड 13 days आफ्टर द विक्टिम हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि यहाँ पे जो था अभी कंफर्म करेंगे वो कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वाकई में या नहीं हुआ है ना, तो उस टाइम पे नहीं किया। एंड द गर्ल इज सीरियस बट वी कैन नॉट कंफर्म सेक्सुअल असॉल्ट एज ऑफ येट। जो सील्ड रिपोर्ट थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे भी ये सेंड की गई। और यहाँ पे जो था, ये जो अपर कास्ट के मेन हैं, इन पे काफ़ी सारे चार्जेस भी लगे थे, गैंग रेप का, अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, और अपार्ट फ्रॉम SC/ST जो प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट है, तो ये सारे चार्ज लगे थे, क्योंकि इन्होंने जो था जब उसको 23 में जब रिगेन किया था कॉन्शियसनेस, तब ये स्टेटमेंट दिए थे,
लेकिन इतने 9 डेज़ के डिले के लिए मतलब कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, है ना। और मीडिया रिपोर्ट्स और जो फैमिली का ऐसा कहना है कि शी वॉज टेकन विदाउट देयर कंसेंट, उनकी कंसेंट इसमें नहीं ली गई और पुलिस वाले सीधा ले गए। एंड अब ये चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे जो है कैटेगरी रूल्ड दैट द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 154, ठीक है, अगर कोई भी एफआईआर करने के लिए व्यक्ति जाता है पुलिस के पास, तो यहाँ पे जो सेक्शन 154 है ऑफ सीआरपीसी, इसमें ये कैटेगरी क्या मैंडेट करता है कि ऑफिसर जो भी वहाँ पे होगा, ही इज़ ड्यूटी बाउंड, ठीक है, वो ड्यूटी बाउंड है टू रजिस्टर द केस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का ये कहता है कि एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, अगर कोई भी विक्टिम किसी ने उसको इसके साथ रेप किया है या फिर कोई एफआईआर भी दर्ज करा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, और उसके बाद जो है एविडेंस कलेक्शन भी किए जाएंगे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी डॉक्टर होगा वो लोकल पुलिस स्टेशन में जो जुरिस्डिक्शन में आती है उनके पुलिस, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उनको इन्फॉर्म करेगा रिगार्डिंग अ केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, और मतलब अनलेस द सर्वाइवर डज नॉट गिव कंसेंट एंड विच केस सच फैक्ट इज रिटन ऑन द एमएलसी, ठीक है, तो एमएलसी के द्वारा रिटन में होगा ये। एंड द विक्टिम शुड हैव बीन टेकन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद तुरंत ही उसको विदाउट एनी डिले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। एंड और उसके बाद जो है विच देन कुड हैव डायरेक्टेड द सेक्शन टू बी एडेड इन द एफआईआर, ठीक है, तब उसके बेसिस पे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी यहाँ पे फैल्ट मिलेंगे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक तो यूपी पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिया गया पुलिस ऑफिशियल के द्वारा, कि जहाँ पे उनकी मैन पावर की ज़रूरत थी एफआईआर लिखने में, वहाँ पे उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन जब यहाँ पे क्रिमिनेशन की बात आई तो वो तुरंत उसे ले गए फुल फोर्स के साथ, है ना, फैमिली मेम्बर्स को पूरा लॉकअप कर दिया, और उनके जो लीगल राइट भी नहीं था उनका ऐसा, फिर भी वो क्या है उनको ले गए। और यही इनह्यूमन तरीके से, इलीगल तरीके से क्या किया, इम्प्यूनिटी के साथ ये हरकतें की गई पुलिस वालों के द्वारा। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि लास्ट रिजॉर्ट क्या है, जुडिशरी, है ना। तो आई होप कि ऑथर का ये कहना है कि जुडिशरी एक्सरसाइज करेगी, जो भी इमेंस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ना, उसको सुपरवाइज करेगी, फ्रीली फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन इस केस में करेगी इनटू द हीनियस एलिगेशन ऑफ ब्रूटल रेप एंड कम्प्लीटली इलीगल फोर्स क्रिमेशन। क्योंकि इलीगल फोर्स क्रिमेशन क्यों हुआ, इलीगल डिटेंशन क्यों किया गया बाय यूपी पुलिस, एंड ऑल इंडियंस नीड टू बी रिअश्योर्ड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट्स स्पिरिट, और जो इसका जो हमसे मतलब इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया है जो प्रॉमिस किया गया था, इज़ प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेवेस्ट एंड द माइटिएस्ट, ठीक है। तो ये इसको हम जुडिशरी से ही अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इस आर्टिकल में है। एंड गांधीज फ्रीडम जो आर्टिकल है, तो यही चीज़ बोला गया है कि गांधी जी जो थे, इन्होंने ऑप्टिमिस्टिकली प्रिडिक्ट भी किया था कि वो भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन जो गांधीज़म है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है। तो जनवरी 30, 1948 को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था यूएनओ, तो उसका भी फ्लैग जो था बिल्कुल झुक गया था। क्यों झुका था, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी उस दिन, एक तरह से ऑनर देने के लिए था। और किस व्यक्ति को ऑनर देने के लिए था, ना ही वो व्यक्ति कोई स्टेट का हेड था, ना ही वो कोई जनरल था, और ना ही वो कोई राजा था कहीं का, बट अ लोन मैन हु विदाउट एन आर्मी, बिना किसी आर्मी के, ठीक है, और बिना किसी पॉलिटिकल अलाइंसेस के, हैज़ बीन कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का मोस्ट पावरफुल मैन उन्हें कहा जाता था। हु वॉज दिस मैन दैट ऑल द वर्ल्ड शुड मोर्न ओवर। तो इनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका डॉक्यूमेंट्री थी गांधी जी में, तो इसी डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है कि जो गांधी की जो ग्रेटनेस है वो यूनिवर्सल है ना, और गांधीयंस के लिए वो इटर्नल इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो कभी भी किसी से हेट नहीं करते, बट सम गांधीयंस डू। एंड गांधी हैड ऑप्टिमिस्टिकली प्रिडिक्टेड, उन्होंने यही चीज़ बोला था कि गांधीज़म नहीं होगा, और 72 ईयर्स जब हो गए आफ्टर हिज डेथ, तो गांधीज़म जो है अभी भी है, बचा हुआ है, लेकिन वो कैसा है, वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल गांधीनिज़म है, ठीक है। एक्सटर्नल कैसे, क्लीनलीनेस है, क्योंकि खादी, काउ प्रोटेक्शन एंड स्वदेशी
ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे तो बातें हो रही हैं, लेकिन जो गांधीज़म है वो इट इज़ मच मोर देन दीज एक्सटर्नल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ ही बोली गई है कि गांधी जी ने बोला था, जो टैगोर ने डिस्क्राइब की थी पोएम रिलेटेड टू फ्रीडम, कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, है ना, कि आपका जो जब आप कुछ आपके दिमाग में जो है डर नहीं है कहीं का भी। एंड एनलाइटमेंट थिंकर्स एम्फेसिस्ड ऑन ह्यूमन फ्रीडम फ्रॉम द मटेरियल स्टैंड पॉइंट, कि जो मानव की स्वतंत्रता है वो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और जिनका स्पिरिचुअल डायमेंशन था, इन्होंने जो फ्रीडम थी उसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड लव, ठीक है, तो सब में अलाइंड किया। एंड जो नेट टर्नर, यहाँ पे इनका जिक्र है, नेट टर्नर जो कौन थे, अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव प्रीचर थे, अक्टूबर 2 1800 को ये बॉर्न हुए थे। तो इन्होंने ये भी 2 अक्टूबर को, ठीक है, आज ही के दिन, नेट टर्नर अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव प्रीचर, तो इन्होंने बोला कि ये का क्या थे, फर्स्ट टू रिबेल अगेंस्ट स्लेवरी इन अमेरिका एंड हिज रिबेलियन वाज क्रश्ड एंड ही वाज हैंग्ड, ठीक है। तो इन्होंने भी इनकी तरह ही, गांधी जी की तरह ही स्पिरिचुअल पाथ चूज़ किया गया था, लाइक अ मिस्टिक, एंड ही टू वाज ऑस्टर इन हिज लाइफ स्टाइल एंड फास्टेड एंड प्रेड रेगुलरली। लाइक गांधी ही ऑल्सो बिलीव दैट हिज मिशन वॉज डिवाइन। तो गांधी ने कैरिड किया जो टर्नर्स का जो ये मेंटल था इन साउथ अफ्रीका, कि उन्होंने जो अपार्थाइड था यानी कि रंग भेद, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। एंड ही लेड दिस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑन द वन हैंड, ठीक है, एक तरफ तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल की, दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारी जो सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ भी उन्होंने क्या की, लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे उन्होंने स्वराज को क्या बोला कि स्वराज के लिए क्या है, सेल्फ प्योरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और गांधी जी जो थे वॉज द एंथिसिस ऑफ सच डिक्टोरियल टेंडेंसीज, एंड गांधी लिव्ड एन ओपन लाइफ, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ओपन लाइफ जी थी और वो काफ़ी फेयरलेस थे ट्रुथ को लेके। और जब नोवाखली में जब दंगे हुए थे 1947 में, तो वो वहाँ पे भी गए थे, हिंदूज किल्ड हुए थे काफ़ी सारे लार्ज नंबर में। लेकिन जब बाद में जो बंगाल में और जो बिहार में जो हुआ था, तो पटना में भी गए थे कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए, जब मुस्लिम्स की डेथ हुई थी। तो एक तरह से वो बैलेंस थे। एंड दैट व्हाट गांधी कॉल्ड राम राज्य और धर्म राज्य, तो ये चीज़ इन्होंने बोला है कि दीनदयाल उपाध्याय जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया था धर्म राज्य इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को आपको पता है क्या बोला जाता है, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यहाँ पे बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल जो है रिप्रेजेंट करता है, बाय द पीपल मतलब इलेक्शंस, ठीक है, और ऑफ द पीपल गवर्नमेंट, और फॉर द पीपल मतलब धर्म राज्य, यानी कि दीनदयाल ने जैसा बोला था कि जो राम राज्य है फॉर गांधी, इसका मतलब ये होगा कि लोग क्या है, फ्री हैं हर तरह की चीज़ों से। और सोवियत रिजीम भी जब आई थी, अथॉरिटेरियन रिजीम, those republics were barely free under the Soviet regime. The myth of indestructibility remained only until Mikhail Gorbachev. तो यहाँ पे जब सोवियत यूनियन में भी मतलब ये मिखाइल गोर्बाचोव थे, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया था वहाँ पे, एक तरह से डिक्टेटरशिप वहाँ पे आ गई थी, है ना। और काफ़ी सारे जो मिलिट्री पावर थी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और इसकी जो ग्लास नोस्ट की पॉलिसी थी, ओपननेस, तो इस पे फोकस किया गया था। एंड 20th सेंचुरी में काफ़ी सारी जो डिक्टेटरशिप थी, लास्ट सर्वाइविंग डिक्टेटरशिप का अंत भी हुआ था। हॉरिफाइंग डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, तो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए गए थे, वो एक तरह से प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ही वहाँ पे हुआ था। एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग डेमोक्रेसी डिफिसिट इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है, डेमोक्रेसी डिफिसिट है पूरी दुनिया में, एंड जो लोगों की फ्रीडम है वो बिल्कुल ख़तरे में है। एंड गांधी जी का एजेंडा जो था वो काफ़ी यही था कि मोर ओपननेस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, एंड लाइफ जो होनी चाहिए तो वो डिग्निटी, गरिमा और आदर के साथ जीनी चाहिए, है ना। एक जो बेनेवलेंट स्टेट होता है और फ्री मीडिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, किसके लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए, फ्री मीडिया एंड बेनेवलेंट, जो फ्री मीडिया के साथ साथ क्या, एक स्टेट बेनेवलेंट मतलब परोपकारी स्टेट जो है वो ज़रूरी होता है। एंड आई विल बी गॉन सेइंग दैट व्हाट आई एम सेइंग, बट वन डे पीपल विल रिमेंबर दैट व्हाट दिस पुअर मैन सेड, दैट अलोन वाज ट्रू, गांधी प्लीडेड, रियलाइजिंग दैट गांधी वाज राइट इन रियल गांधीज्म। तो मॉरल एंड पॉलिटिकल अब मुझसे मतलब बोला नहीं जा रहा है, तो अब थैंक यू, हैव अ नाइस डे।